30.1 परिचय। SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा प्रबंधित करने और सांख्यिकीय विश्लेषण करने में मदद करता है। यह टेबल बनाना, सांख्यिकीय गणना करना और डेटा को ग्राफ में दिखाना जैसे काम कर सकता है। SPSS सर्वेक्षणों का उपयोग करके अनुसंधान करने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। SPSS का उपयोग करने के लिए यह माना जाता है कि आप पहले से ही कुछ बुनियादी सांख्यिकी अवधारणाओं और डेटा को संभालने के बारे में जानते हैं। इस इकाई में आप सीखेंगे कि SPSS का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण कैसे करें। आप विंडोज चलाने वाले नियमित कंप्यूटर जैसे विंडोज 95, 98, 2000, XP या NT पर SPSS का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि यह एक विंडोज प्रोग्राम है, इसलिए इसका उपयोग करना आसान है, वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट जैसे अन्य प्रोग्रामों की तरह। इस इकाई के उदाहरण और निर्देश विंडोज के लिए SPSS संस्करण 11.5 पर आधारित है। इस इकाई में जानकारी के लिए कोई विशेष बॉक्स नहीं है, क्योंकि इनके बिना आपको समझने में मदद करने के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स मौजूद हैं। प्रतिबिंब और क्रिया अभ्यास के लिए आपके उत्तर देने के लिए सीधे प्रश्न हैं। जैसे ही आप पाठ पढ़ते हैं और ग्राफिक्स देखते हैं, इन प्रश्नों के बारे में सोचें। ग्राफिक्स को कई बार देखना और आसान और फिर अधिक कठिन कार्यों के लिए उनका उपयोग करने का अभ्यास करना एक अच्छा विचार है। 30.2 SPSS प्रारंभ करना और बाहर निकालना। अपने कंप्यूटर पर SPSS का उपयोग शुरू करने के लिए आप इसे आमतौर पर प्रोग्राम फोल्डर में पाएंगे। SPSS कैसे शुरू करें यहाँ बताया गया है। बाईं माउस बटन से अपनी स्क्रीन के नीचे बाईं ओर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इससे विकल्पों की एक सूची सामने आ जाएगी। सूची से प्रोग्राम चुनें। इससे प्रोग्राम मेनू खुल जाता है। प्रोग्राम मेनू से विंडोज के लिए SPSS चुनें, फिर विंडोज के लिए SPSS 11.5 चुनें। क्लिक करें और माउस बटन को छोड़ दें। सरल शब्दों में, आप स्टार्ट प्रोग्राम्स विंडोज के लिए SPSS विंडोज के लिए SPSS 11.5 पर क्लिक कर रहे हैं। इस पूरे अनुभाग और अगले अनुभाग में हम आपके माउस कर्सर के साथ अनुसरण करने के लिए आवश्यक चरणों को दिखाने के लिए प्रतीक का उपयोग करेंगे। विंडोज के लिए चित्र 30.1 SPSS। थोड़ी देर के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर दो बॉक्स दिखाई देंगे, एक डेटा एडिटर विंडो है और दूसरा विंडोज मेनू के लिए एक SPSS है, जिसमें पूछा गया है, आप क्या करना चाहेंगे। चित्र 30.2 SPSS डेटा संपादक। SPSS डेटा एडिटर छोड़ने के लिए, जब आप SPSS का उपयोग पूरा कर ले और बाहर निकलना चाहें, तो मेनू बार से फाइल और फिर बाहर निकले चुनें। डेटा फाइल बनाना। आमतौर पर पहली चीज जो आप करना चाहेंगे वह है एक डेटा फाइल बनाना। ऐसा करने के लिए बॉक्स पर टिक करें और विंडोज मेनू संवाद बॉक्स के लिए SPSS पर ओके पर क्लिक करें। संवाद बॉक्स गायब हो जाएगा और डेटा संपादक स्क्रीन पर रहेगा। डेटा संपादक के बारे में। डेटा संपादक आपकी सहायता करता है। विश्लेषण के लिए आवश्यक प्रारूप में डेटा इनपुट करें। कोई मौजूदा फाइल खोलें। डेटा संपादित करें। अन्य डेटा फाइलों को SPSS प्रारूप में कन्वर्ट करें। जब आप डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण के लिए SPSS के साथ काम करते हैं, तो यह सक्रिय रहता है। डेटा संपादक पंक्तियों और स्तंभों वाली एक वर्कशीट जैसा दिखता है। प्रत्येक कोशिका जहां पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं, संख्याएं या पाठ रख सकते हैं। प्रत्येक स्तंभ चर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रत्येक पंक्ति मामलों का प्रतिनिधित्व करती है। शीर्ष पंक्ति छायांकित है और इसमें परिवर्तनीय नाम है, जबकि पहले कॉलम में छायांकित संख्याएं 1, 2, 3 आदि हैं।
जिन्हें केस नंबर के रूप में जाना जाता है। डेटा संपादक संवाद बॉक्स में शीर्ष पर एक मेनू बार शामिल है, जो चयन के लिए SPSS सुविधाओं को कमांड में व्यवस्थित करता है। चित्र 30.3 SPSS डेटा एडिटर का मेनू बार और टूल बार। मेनू बार के नीचे टूल बार बुनियादी SPSS कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। बटनों पर क्लिक करने से आप सामान्यतः आवश्यक आदेशों का उपयोग कर सकते हैं। भारी बॉर्डर के साथ पंक्ति 1, केस 1 और कॉलम 1, वार 1 के प्रतिच्छेदन पर सेल पर ध्यान दें। यह एक सक्रिय सेल को इंगित करता है, जहां आप डेटा दर्ज या संपादित कर सकते हैं। आप माउस कर्सर को इंगित करके और एक बार क्लिक करके किसी भी सेल को सक्रिय कर सकते हैं। चित्र 30.4 SPSS डेटा संपादक अवलोकन। SPSS डेटा एडिटर के दो मुख्य दृश्य हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू में आप अपना डेटा बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे आपने उसे टाइप किया था। वेरिएबल व्यू प्रत्येक वेरिएबल की विशेषताओं को दर्शाता है। इन दृश्यों के बीच स्विच करने के लिए डेटा संपादक स्क्रीन के नीचे बाईं ओर स्थित बटनों का उपयोग करें। डेटा संपादक में डेटा दर्ज करना। आपके डेटा में विभिन्न चर शामिल हैं, जैसे लिंग, पुरुष या महिला, वैवाहिक स्थिति, विवाहित, अविवाहित, विधवा, आय, रवैया, पसंद, नापसंद और स्कोर। प्रत्येक चर में कई अवलोकन होते हैं, जिन्हें मामले के रूप में जाना जाता है। आपने पहले सीखा है कि गुणात्मक डेटा को कोड कैसे निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास लिंग वितरण, आयु, वैवाहिक स्थिति और आय के संबंध में 30 लोगों की जानकारी वाला डेटा सेट है, तो आपको तदनुसार इस डेटा को इनपुट करना होगा। डेटा एडिटर में जानकारी डालने की प्रक्रिया में 4 बुनियादी चरण शामिल हैं। वेरिएबल्स को परिभाषित करें। सबसे पहले आपको जानकारी को एक नाम देना होगा। यह तय करना होगा कि यह किस प्रकार का है, जैसे शब्द या संख्याएं। बताएं कि इसमें कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं। जानकारी और इसके विभिन्न हिस्सों को लेबल दें। बताएं कि मान क्या है, गायब है, और दिखाएं कि जानकारी को कैसे मापा जाता है, जैसे कि केवल नाम या क्रम में या पैमाने पर। आप यह भी तय कर सकते हैं कि कॉलम कैसा दिखेगा। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे करते हैं। पहले कॉलम में एक बॉक्स पर क्लिक करें। वेरिएबल व्यू बटन दबाएं। ग्रिड बदल जाएगा। आपके द्वारा डाली जा रही प्रत्येक जानकारी के लिए आपको इनमें से अधिकांश बातें कहनी होंगी। पहली पंक्ति में नाम के अंतर्गत पहले बॉक्स पर क्लिक करें और जानकारी का नाम, जैसे सेक्स टाइप करें। फिर एंटर दबाएं। अब आप उस बॉक्स में डिफ़ॉल्ट वार के बजाय सेक्स देखेंगे और पहली पंक्ति के अन्य बॉक्स में डिफ़ॉल्ट चीजें देखेंगे। चित्र 30.6 डेटा ग्रिड और डेटा वेरिएबल में समायोजन। ध्यान रखें कि एक वेरिएबल नाम में केवल 8 अक्षर तक हो सकते हैं। ये अक्षर या अक्षरों और संख्याओं का संयोजन हो सकते हैं। यदि किसी वेरिएबल नाम में संख्याएं शामिल है, तो उसका पहला अक्षर एक अक्षर होना चाहिए। परिवर्तनीय नामों में, जैसे विशेष वर्णों की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त एक ही डेटा फाइल में किन्हीं 2 वेरिएबल्स के नाम समान नहीं हो सकते। किसी वेरिएबल के प्रकार को संशोधित करने के लिए इन चरणों का पालन करें। कर्सर को टाइप कॉलम शीर्षक के अंतर्गत पहली पंक्ति के दूसरे सेल पर रखें। 3 बिंदुओं वाला एक छोटा ग्रे बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। स्क्रीन पर वेरिएबल टाइप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट रूप से चर प्रकार संख्यात्मक पर सेट होता है। यदि आपके वेरिएबल में केवल संख्यात्मक मान है, उदाहरण के लिए सेक्स वेरिएबल, तो संख्यात्मक विकल्प चुनें। आप चौड़ाई टेक्स्ट बॉक्स में संख्या की चौड़ाई भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट चौड़ाई 8 अक्षर है। यदि आपकी संख्याओं में दशमलव स्थान शामिल है,
तो दशमलव स्थान टेक्स्ट बॉक्स में दशमलव स्थानों की संख्या इंगित करें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 2 दशमलव स्थान है। यदि आपके डेटा में केवल पूर्ण संख्याएं हैं, तो दशमलव स्थान टेक्स्ट बॉक्स में 0 टाइप करें। यदि आपके वेरिएबल में स्ट्रिंग वर्ण है, उदाहरण के लिए लोगो, स्थानों के नाम, तो वेरिएबल प्रकार संवाद बॉक्स में स्ट्रिंग विकल्प चुनें। फिर स्ट्रिंग वेरिएबल में रखे जा सकने वाले वर्णों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट करें। इसी प्रकार अन्य डेटा चर प्रकार जैसे दिनांक, मुद्रा आदि को भी इस प्रक्रिया का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। 5. प्रत्येक चर के लिए माप स्तर निर्धारित करें। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम डेटा का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। माप कॉलम शीर्षक के अंतर्गत सेल पर क्लिक करें। चरण 2 लेबल दें। अब आप चरों के कोडित मानों को स्पष्ट नाम दे सकते हैं। एक लेबल वेरिएबल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो उपयोगी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल नाम 8 अक्षरों तक सीमित है। लेबल जोड़ने के लिए लेबल कॉलम शीर्षक के अंतर्गत सेल में लेबल का नाम, उदाहरण के लिए व्यक्तियों का लिंग वितरण, लिखें। मान कॉलम शीर्षक के अंतर्गत सेल में जाएं और 3 बिंदुओं वाले ग्रे बॉक्स पर क्लिक करें। यह वैल्यू लेबल्स डायलॉग बॉक्स खोलता है। वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में लेबल से जुड़े संख्यात्मक मान और वैल्यू लेबल टेक्स्ट बॉक्स में लेबल नाम दर्ज करें। उदाहरण के लिए वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में 1 और वैल्यू लेबल टेक्स्ट बॉक्स में मेल दर्ज करें, फिर जोड़े पर क्लिक करें। प्रत्येक मान के लिए इसे दोहराएं, जैसे महिला, और जोड़े के लिए 2 दर्ज करना। चित्र 30.8 परिवर्तनीय लेबल। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप सभी मान और उनके लेबल नहीं जोड़ लेते। वैल्यू लेबल्स बॉक्स को बंद करने के लिए ओके बटन दबाएं। याद रखें, आपको केवल श्रेणीबद्ध डेटा को लेबल देना होगा, सतत डेटा को नहीं। चरण 3 गुम मान सेट करना। कभी कभी आपके डेटा में विभिन्न कारणों से गुम उत्तर हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वेरिएबल के लिए एक लुप्त मान निर्दिष्ट करें। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का लिंग उपलब्ध नहीं है, तो आप यह दिखाने के लिए मान 9 निर्दिष्ट कर सकते हैं कि उसका लिंग गायब है। यह SPSS को बताता है कि प्रतिक्रिया वहां नहीं है और विश्लेषण में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वेरिएबल के लिए लुप्त मान सेट करने के लिए लापता कॉलम के अंतर्गत सेल पर क्लिक करें। यह गुम मान बॉक्स लाता है। यदि वेरिएबल के लिए कोई लुप्त मान नहीं है, तो कोई लुप्त मान नहीं बॉक्स पर टिक करें। अन्यथा अलग अलग लुप्त मान बॉक्स पर टिक करें। आप लुप्त मान के रूप में एक संख्या, जैसे लिंग के लिए 9, टाइप कर सकते हैं। यदि आपने लुप्त मान चुना है, तो बॉक्स में संख्या, जैसे 9, टाइप करें। बॉक्स को बंद करने के लिए ओके बटन दबाएं। याद रखें, किसी वेरिएबल के लिए आपके द्वारा सेट किए गए गुम मान डेटा फाइल में अपने संबंधित स्थानों पर दिखाई देंगे। आप कॉलम और संरेखित करे कॉलम के अंतर्गत प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई और संरेखण, दाएं, बाएं, केंद्र भी तय कर सकते हैं। माप कॉलम में माप का प्रकार निर्दिष्ट करें। चित्र 30.10 माप के अंतर्गत निर्दिष्ट करना। अब जब आपने चर के लिए सभी विवरण दे दिए हैं, तो आयु चर को परिभाषित करने के लिए अगली पंक्ति पर जाएं, फिर वैवाहिक स्थिति के लिए अगली पंक्ति पर जाएं और इसी क्रम में जारी रखें। चित्र 30.11 सभी चर को परिभाषित करना। सभी वेरिएबल्स को परिभाषित करने के बाद आप जनरेटेड वेरिएबल परिभाषाओं को देखना चाह सकते हैं। ऐसा करने के लिए मेनू बार से यूटिलिटीज फाइल इन्फो कमांड का चयन करें। यह क्रिया आउटपुट विंडो में फाइल जानकारी उत्पन्न करेगी, जिसे यदि आवश्यक हो तो भविष्य के संदर्भ के लिए मुद्रित किया जा सकता है। चरण 4 कक्षों में डेटा दर्ज करना। एक बार जब आपकी डेटा फाइल के लिए सभी चर परिभाषित हो जाते हैं, तो आप डेटा को सीधे कोशिकाओं में दर्ज कर सकते हैं।
यह करने के लिए सेल को सक्रिय करने के लिए सेक्स वेरिएबल के सेल 1 पर क्लिक करें। वेरिएबल का मान टाइप करें, उदाहरण के लिए 2 फीट, और फिर एंटर कुंजी दबाएं। ध्यान दें कि संख्या 2 फीट अब सेल 1 में दिखाई देती है और सेल 2 सेल 1 के नीचे की सेल सक्रिय हो जाती है। चरण 3, एक इनपुट करें और एंटर कुंजी दबाएं। इसका मतलब है कि लिंक चर का मान दर्ज किया गया है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि लिंक चर के लिए सभी 30 मामलों के मान दर्ज न हो जाए। डेटा इनपुट करने के बाद प्रविष्टि प्रक्रिया को दोहराने से बचने और भविष्य में उपयोग के लिए इसे एक फाइल में सहेजना एक अच्छा विचार है। SPSS 2 फाइल प्रकारों को पहचानता है: डेटा फाइलें .sov और आउटपुट फाइलें .spa। डेटा फाइलों में दर्ज किया गया डेटा होता है, जबकि आउटपुट फाइलों में विश्लेषण परिणाम होते हैं। भविष्य में संदर्भ के लिए इन फाइलों को सहेजना आवश्यक है। डेटा फाइल सहेजने के लिए मेनू बार पर जाएं और फाइल चुनें, फिर इस रूप में सहेजें। स्क्रीन पर इस रूप में डेटा सहेजें शीर्षक वाला एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वह ड्राइव और फोल्डर चुनें जहां आप अपनी फाइल सहेजना चाहते हैं। फाइल नाम के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स में वांछित फाइल नाम टाइप करें और सहेजे बटन पर क्लिक करें। एक्सेल वर्कशीट से डेटा फाइल आयात करना। यदि आपने एक्सेल वर्कशीट में डेटा दर्ज किया है और SPSS का उपयोग करके इसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप उसी डेटा सेट को आसानी से आयात कर सकते हैं। SPSS एक्सेल डेटा फाइलें और कुछ अन्य प्रकार की डेटा फाइलें खोल सकता है। एक्सेल डेटा फाइल खोलने के लिए चिंतन और क्रिया 30.1। आपने हाल ही में डेटा विश्लेषण सामग्री के लिए SPSS का उपयोग करना सीखा है। अब डेटा फाइल बनाने के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। डेटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग करना। डेटा फाइल बनाने के चरण। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने हाल ही में डेटा विश्लेषण के लिए SPSS का उपयोग करने की जटिलताओं को समझा, जो अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में एक मौलिक कौशल है। SPSS के भीतर एक डेटा फाइल बनाना एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है, जो बाद के विश्लेषणों के लिए आधार तैयार करता है। इस प्रतिबिंब में मैं SPSS के भीतर एक डेटा फाइल को तैयार करने में शामिल विभिन्न चरणों को स्पष्ट करूंगा। एक सूक्ष्म समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक चरण को व्यापक रूप से चित्रित करूंगा। 1. डेटा संरचना को समझना। डेटा फाइल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले डेटा की अंतर्निहित संरचना को समझना अनिवार्य है। डेटा श्रेणीबद्ध या निरंतर हो सकता है और चर में माप के विभिन्न स्तर, नाममात्र, क्रमिक, अंतराल या अनुपात हो सकते हैं। इन अवधारणाओं से खुद को परिचित करने से यह स्पष्ट होता है कि SPSS के भीतर डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। 2. SPSS लॉन्च करना। SPSS लॉन्च करने पर किसी को डेटा एडिटर विंडो और सिंटेक्स एडिटर वाले इंटरफेस से स्वागत किया जाता है। डेटा एडिटर डेटासेट के निर्माण और हेरफेर की सुविधा देता है, जबकि सिंटेक्स एडिटर उन्नत विश्लेषण के लिए कमांड के निष्पादन को सक्षम बनाता है। डेटा फाइल बनाने के उद्देश्य से फोकस मुख्य रूप से डेटा संपादक पर होता है। 3. चर को परिभाषित करना। डेटा फाइल बनाने के मूल में वेरिएबल्स को परिभाषित करना शामिल है, जो मापी जा रही विशेषताओं को समाहित करते हैं। डेटा एडिटर में प्रत्येक कॉलम एक वेरिएबल का प्रतिनिधित्व करता है और इन वेरिएबल्स की विशेषताओं को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। इसमें डेटा को सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए नाम, लेबल और चर प्रकार, संख्यात्मक, स्ट्रिंग या दिनांक निर्दिष्ट करना शामिल है। 4. डेटा दर्ज करना। चरों को चित्रित करने के साथ अगले चरण में डेटा संपादक के भीतर संबंधित कोशिकाओं में वास्तविक डेटा मान दर्ज करना शामिल है।
परिभाषित चर प्रकारों और प्रारूपों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करते हुए डेटा को सटीक रूप से इनपुट करने में सावधानी बरतनी चाहिए। SPSS लुप्त मानों को समायोजित करता है, जिन्हें संदर्भ के आधार पर रिक्त स्थान या विशिष्ट कोड के रूप में दर्शाया जा सकता है। 5. परिवर्तनीय परिवर्तन और रिकोडिंग। कुछ उदाहरणों में विश्लेषण की सुविधा के लिए चर को परिवर्तन या रिकोडिंग की आवश्यकता हो सकती है। इसमें व्याख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए श्रेणीबद्ध चर को संख्यात्मक प्रारूप में परिवर्तित करना या श्रेणियों को संक्षिप्त करना शामिल हो सकता है। SPSS ऐसे परिवर्तनों को निर्बाध रूप से निष्पादित करने के लिए ढेर सारे कार्य और प्रक्रियाएं प्रदान करता है। 6. डेटा सफाई। मजबूत विश्लेषण के लिए डेटा अखंडता सर्वोपरि है। विसंगतियों या विसंगतियों को सुधारने के लिए सावधानीपूर्वक सफाई की आवश्यकता होती है। इसमें आउटलेयर्स, विसंगतियों या गलत प्रविष्टियों के लिए डेटा की जांच करना और विसंगतियों को सुधारने के लिए आरोपण या विलोपन जैसी उचित रणनीतियों को नियोजित करना शामिल है। 7. परिवर्तनीय गुण निर्दिष्ट करना। बुनियादी परिभाषाओं से परे चर में अतिरिक्त गुण हो सकते हैं, जैसे माप स्तर, मूल्य लेबल और परिवर्तनीय भूमिकाएं, उदाहरण के लिए स्वतंत्र या आश्रित। SPSS के भीतर इन गुणों को कॉन्फ़िगर करने से डेटासेट की व्याख्या और कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिससे बाद के विश्लेषण की सुविधा मिलती है। 8. डेटा फाइल सहेजना। डेटा फाइल का सावधानीपूर्वक निर्माण करने के बाद इसे उपयुक्त प्रारूप में सहेजकर कार्य को संरक्षित करना अनिवार्य है। SPSS विभिन्न आवश्यकताओं और अनुकूलता विचारों को पूरा करते हुए डेटा फाइलों को .surf, .csv या .xlsx जैसे विभिन्न स्वरूपों में सहेजने की अनुमति देता है। 9. दस्तावेजीकरण और मेटाडेटा। पारदर्शिता और प्रतिकृति सुनिश्चित करने के लिए डेटा फाइल का दस्तावेजीकरण अपरिहार्य है। इसमें परिवर्तनीय परिभाषाओं, कोडिंग योजनाओं और डेटा संग्रह या प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी प्रासंगिक जानकारी सहित व्यापक मेटाडेटा प्रदान करना शामिल है। SPSS डेटासेट के भीतर ही ऐसे मेटाडेटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सूचना के एक स्वनिहित और अच्छी तरह से प्रलेखित भंडार को बढ़ावा मिलता है। 10. गुणवत्ता आश्वासन। विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले डेटा फाइल की अखंडता और वैधता का पता लगाने के लिए गुणवत्ता आश्वासन का अंतिम दौर विवेकपूर्ण है। इसमें सारांश आंकड़ों की जांच करना, नैदानिक परीक्षण करना और बाहरी स्रोतों या सैद्धांतिक अपेक्षाओं के विरुद्ध परिणामों को क्रॉस सत्यापन करना शामिल है। अंत में SPSS के भीतर एक डेटा फाइल तैयार करना एक बहुआयामी प्रयास है, जो डेटा प्रबंधन में विवरण, व्यवस्थित संगठन और सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन पर ध्यान देने की मांग करता है। परिश्रम और सटीकता के साथ उपरोक्त चरणों के माध्यम से नेविगेट करके शोधकर्ता अपने डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए SPSS की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके संबंधित डोमेन में ज्ञान और छात्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। चिंतन और क्रिया 30.1 SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर के बीच अंतर। शीर्षक: विरोधाभासों को समझना, SPSS संपादक बनाम आउटपुट SPSS व्यूअर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज का उपयोग करके सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्रों की खोज करने का काम सौंपा गया है, SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर के बीच सूक्ष्म असमानताओं को समझना जरूरी है। ये दो घटक डेटा विश्लेषण और व्याख्या के विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए SPSS वातावरण के भीतर अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं प्रत्येक की असमानताओं, कार्यात्मकताओं और महत्व को स्पष्ट करने में गहराई से उतरता हूँ, जिससे सांख्यिकीय विश्लेषण में मेरी समझ और दक्षता में वृद्धि होती है। परिचय: SPSS
सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर टूल उपयोगकर्ताओं को डेटा हेरफेर, विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इसकी कार्यक्षमता के केंद्र में SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर हैं। प्रत्येक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SPSS की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए उनकी असमानताओं को समझना मौलिक है। SPSS संपादक विश्लेषण के लिए एक कैनवास। SPSS संपादक प्राथमिक कार्यक्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जहां उपयोगकर्ता डेटा इनपुट, संपादित और हेरफेर करते हैं, साथ ही विभिन्न सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं। इसका इंटरफेस डेटासेट बनाने, वेरिएबल्स को परिभाषित करने, मान इनपुट करने और सिंटैक्स कमांड निष्पादित करने की अनुमति देता है। यहाँ SPSS संपादक की कुछ प्रमुख विशेषताएं और कार्य दिए गए हैं। डेटा इनपुट और प्रबंधन। उपयोगकर्ता सीधे SPSS संपादक में डेटा इनपुट कर सकते हैं या बाहरी स्रोतों से डेटासेट आयात कर सकते हैं। संपादक विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा प्रबंधन कार्यों जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और चर को बदलने की सुविधा प्रदान करता है। सिंटैक्स निष्पादन। SPSS सिंटैक्स कमांड के माध्यम से संचालित होता है, जिसे विशिष्ट विश्लेषण या प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए सीधे संपादक में दर्ज किया जा सकता है। यह विधि विश्लेषण में सटीकता और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता प्रदान करती है, क्योंकि कमांड को सहेजा जा सकता है और आवश्यकतानुसार पुनः चलाया जा सकता है। परिवर्तनीय और मूल्य लेबल। उपयोगकर्ता संपादक के भीतर चर और मूल्यों को लेबल निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे डेटा और विश्लेषण परिणामों की व्याख्या बढ़ जाती है। डेटा परिवर्तन और हेरफेर। संपादक डेटा परिवर्तन के लिए उपकरण प्रदान करता है, जिसमें वेरिएबल को रिकॉर्ड करना, नए वेरिएबल की गणना करना और डेटासेट को मर्ज करना शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा तैयार करने में सक्षम बनाता है। वर्णनात्मक और अनुमानात्मक आंकड़े। बुनियादी सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे वर्णनात्मक आंकड़े, टी-परीक्षण, एनोवा, प्रतिगमन और अधिक मेनू संचालित विकल्पों या सिंटैक्स कमांड का उपयोग करके सीधे SPSS संपादक के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं। आउटपुट SPSS व्यूअर। विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि का अनावरण। जबकि SPSS संपादक डेटा हेरफेर और विश्लेषण सेटअप के लिए कार्यक्षेत्र के रूप में कार्य करता है, आउटपुट SPSS व्यूअर वह जगह है जहां विश्लेषण के परिणाम प्रदर्शित और व्याख्या किए जाते हैं। यह संपादक में किए गए विश्लेषणों से उत्पन्न सांख्यिकीय आउटपुट, चार्ट और तालिकाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। आइए इसकी कार्यक्षमताओं का पता लगाएं। विश्लेषण परिणाम प्रस्तुति। आउटपुट SPSS व्यूअर तालिकाओं, चार्ट और ग्राफ सहित एक संरचित प्रारूप में सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणाम प्रदर्शित करता है। ये आउटपुट डेटा पैटर्न, रिश्तों और सांख्यिकीय महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अनुकूलन और निर्यात। उपयोगकर्ता फ़ॉन्ट शैलियों, रंगों और स्वरूपण विकल्पों सहित आउटपुट तालिकाओं और चार्टों की उपस्थिति को अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगे के हेरफेर या प्रस्तुतिकरण उद्देश्यों के लिए आउटपुट को विभिन्न प्रारूपों जैसे एक्सेल, PDF में निर्यात किया जा सकता है। सिंटैक्स जनरेशन। SPSS स्वचालित रूप से संपादक में किए गए विश्लेषणों के अनुरूप सिंटैक्स कमांड उत्पन्न करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अनुसंधान में प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने, आगे की खोज के लिए विश्लेषण को दोहराने या वाक्य विन्यास को संशोधित करने की अनुमति देती है। त्रुटि और चेतावनी संदेश। सिंटैक्स त्रुटियों या विश्लेषण के मुद्दों के मामले में आउटपुट SPSS व्यूअर त्रुटि और चेतावनी संदेश प्रदर्शित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को समस्या निवारण और उनकी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में सहायता मिलती है। व्याख्या सहायता। जबकि SPSS स्वचालित आउटपुट प्रदान करता है,
परिणामों की व्याख्या के लिए अक्सर सांख्यिकीय अवधारणाओं और संदर्भ की समझ की आवश्यकता होती है। आउटपुट SPSS व्यूअर प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी और दिशानिर्देशों के साथ परिणाम प्रस्तुत करके व्याख्या में सहायता करता है। विरोधाभास और पूरकता। SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर के बीच असमानताएं स्पष्ट है, फिर भी पूरक है। प्रत्येक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए कार्य करता है। यहाँ कुछ प्रमुख विरोधाभास है। इनपुट बनाम आउटपुट। SPSS संपादक मुख्य रूप से डेटा इनपुट, हेरफेर और विश्लेषण सेटअप पर केंद्रित है, जबकि आउटपुट SPSS व्यूअर संपादक में किए गए विश्लेषणों से प्राप्त परिणाम और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। कार्यक्षेत्र बनाम प्रस्तुति। संपादक विश्लेषण करने और सिंटैक्स कमांड निष्पादित करने के लिए कार्यक्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जबकि आउटपुट व्यूअर आउटपुट प्रस्तुत करने और व्याख्या की सुविधा के लिए समर्पित है। हेरफेर बनाम विजुअलाइजेशन। संपादक में उपयोगकर्ता डेटा में हेरफेर करते हैं, चर को परिभाषित करते हैं और विश्लेषण निष्पादित करते हैं, जबकि आउटपुट व्यूअर आसान व्याख्या के लिए तालिकाओं, चार्ट और ग्राफ के माध्यम से परिणामों की कल्पना करता है। कमांड निष्पादन बनाम परिणाम प्रदर्शन। विश्लेषण करने के लिए संपादक में सिंटैक्स कमांड निष्पादित किए जाते हैं, जबकि आउटपुट व्यूअर इन विश्लेषणों के परिणामों को पढ़ने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित करता है। लचीलापन बनाम व्याख्यात्मकता। संपादक डेटा हेरफेर और विश्लेषण सेटअप में लचीलापन प्रदान करता है, जबकि आउटपुट व्यूअर परिणामों को संरचित और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करके व्याख्यात्मकता को बढ़ाता है। महत्व और अनुप्रयोग। अनुसंधान और डेटा विश्लेषण प्रयासों में SPSS का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर के बीच असमानताओं को समझना महत्वपूर्ण है। डेटा हेरफेर, विश्लेषण सेटअप और सिंटैक्स निष्पादन के लिए संपादक का उपयोग करके और परिणाम व्याख्या, विजुअलाइजेशन और प्रस्तुति के लिए आउटपुट व्यूअर का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता अपने विश्लेषणात्मक वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपने डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। अंत में SPSS संपादक और आउटपुट SPSS व्यूअर SPSS सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग है। प्रत्येक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में विशिष्ट लेकिन पूरक भूमिका निभाते हैं। जबकि संपादक डेटा हेरफेर, विश्लेषण सेटअप और सिंटैक्स निष्पादन की सुविधा देता है, आउटपुट व्यूअर व्याख्या और प्रस्तुति के लिए विश्लेषण के परिणामों को एक संरचित प्रारूप में प्रस्तुत करता है। अनुसंधान और डेटा विश्लेषण प्रयासों में SPSS की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए इन घटकों की असमानताओं और कार्यात्मकताओं को समझना आवश्यक है। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। फिर प्रोग्राम चुनें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चुनें। जल्द ही आपको एक्सेल वर्कशीट डायलॉग बॉक्स पॉप अप दिखाई देगा। इसके बाद मेनू बार पर जाएं और फाइल पर क्लिक करें, फिर ओपन चुनें। यह क्रिया आपकी स्क्रीन पर फाइल खोले संवाद बॉक्स लाएगी। उस ड्राइव और फोल्डर पर नेविगेट करें जहां आपकी डेटा फाइल स्थित है। वहां पहुंचने पर या तो फाइल का नाम चुनें या उसे टाइप करें, फिर ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपकी एक्सेल डेटा फाइल खुल जाएगी। ध्यान दें कि वेरिएबल्स के नाम वर्कशीट की शीर्ष पंक्ति में सूचीबद्ध है। मान लीजिए कि वर्कशीट को एक्सटेंशन .xls के साथ प्रोफाइल नामक एक्सेल फाइल के रूप में सहेजा गया है। अब SPSS डेटा एडिटर डायलॉग बॉक्स में फाइल पर क्लिक करें, फिर डेटा खोले पर क्लिक करें। एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ फाइल प्रकार बॉक्स में लुक इन के अंतर्गत उपयुक्त निर्देशिका और फोल्डर का चयन करें। फाइल नाम बॉक्स में profile.xls नाम की फाइल ढूंढें और चुनें। दोबारा ध्यान दें कि वेरिएबल नाम फाइल की शीर्ष पंक्ति में सूचीबद्ध है। आइए मान लें कि वर्कशीट को प्रोफाइल नामक एक्सेल फाइल के रूप में सहेजा गया है।
आरंभ करने के लिए SPSS डेटा संपादक पर जाएं। मेनू से फाइल चुनें, फिर ओपन डेटा विकल्प चुनें। ओपन फाइल नामक एक नई विंडो पॉप अप होगी। यहाँ लुक इन बॉक्स में सही निर्देशिका और फोल्डर पर क्लिक करके नेविगेट करें। फाइल प्रकार बॉक्स से excel.xls का चयन करना सुनिश्चित करें। अब फाइल नाम बॉक्स में उस फाइल का नाम टाइप करें जिसे आप खोलना चाहते हैं, जो इस मामले में profile.xls है। फाइल का नाम टाइप करने के बाद ओपन फाइल विंडो के भीतर ओपन टैब पर क्लिक करें। ओपनिंग एक्सेल डेटा सोर्स नामक एक और विंडो दिखाई देगी। यदि आपकी एक्सेल फाइल में वेरिएबल नाम शामिल है, तो उस बॉक्स पर टिक करें जो कहता है डेटा की पहली पंक्ति से वेरिएबल नाम पढ़े। यदि आप केवल विशिष्ट पंक्तियां और स्तंभ आयात करना चाहते हैं, तो निर्दिष्ट बॉक्स में श्रेणी दर्ज करें। उदाहरण के लिए आप पहले 4 कॉलम A, B, C और D और पहली 30 पंक्तियों का चयन करने के लिए 1D30 टाइप कर सकते हैं। एक बार हो जाने पर इस विंडो को बंद करने के लिए ओके बटन दबाएं और डेटा संपादक पर वापस लौटें। आप देखेंगे कि आपका डेटा अब SPSS डेटा एडिटर में दिखाई दे रहा है। SPSS डेटा फाइल को सहेजना न भूलें। डेटा को सरल भागों में तोड़ना। डेटा को विभिन्न तरीकों से देखा जा सकता है। आप एक सरल सूची बना सकते हैं जिसमें दिखाया जाए कि चीजें कितनी बार घटित होती हैं, या आप इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए गणित का उपयोग कर सकते हैं। डेटा को देखना शुरू करने के लिए आपको वह फाइल खोलनी होगी जहां वह संग्रहित है। यदि फाइल पहले से खुली नहीं है, तो आप शीर्ष पर मेनू में फाइल और फिर खोले पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। एक बॉक्स पॉप अप होगा जहां आप फाइल चुन सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रीन पर डेटा दिखाई देगा। SPSS नामक प्रोग्राम में विभिन्न उपकरण हैं जो आपको डेटा को समझने में मदद करते हैं। आप मेनू में विश्लेषण पर क्लिक करके इन टूल को पा सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि सूचियां कैसे बनाएं जिससे पता चले कि चीजें कितनी बार घटित होती हैं और डेटा के बारे में बुनियादी चीजों का पता लगाएं। याद रखें, आप अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके SPSS में एक ही काम कर सकते हैं। यह दर्शाने वाली सूचियां बनाना कि चीजें कितनी बार घटित होती है। ये सूचियां बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। मेनू में विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी आवृत्ति पर क्लिक करें। स्क्रीन पर 2 भागों वाला एक बॉक्स दिखाई देगा। बाईं ओर उन चीजों की एक सूची है जिनका हमारे पास डेटा है। दाईं ओर एक खाली बॉक्स है जहां आप चुन सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। बाएं बॉक्स में उस वेरिएबल को चुनें जिसके लिए आप आवृत्ति तालिका बनाना चाहते हैं, उसके नाम पर क्लिक करके। फिर दोनों बक्सों के बीच वाले तीर पर क्लिक करें। आपका चुना हुआ वेरिएबल दाईं ओर दिखाई देगा। उन सभी चरों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं जिनका आप विश्लेषण करना चाहते हैं। जब आप पहले वेरिएबल को दाईं ओर ले जाते हैं, तो दूसरी ओर इंगित करने वाला एक तीर दिखाई देता है। यदि आप गलती से गलत वेरिएबल चुनते हैं, तो इसे वापस वहीं रखने के लिए इस तीर पर क्लिक करें जहां यह था। याद रखें, यह टूल लिंग और वैवाहिक स्थिति जैसे श्रेणीबद्ध डेटा के लिए सबसे अच्छा काम करता है, न कि उम्र या आय जैसे निरंतर डेटा के लिए। एक बार जब आप अपनी जरूरत के सभी वेरिएबल चुन लें, तो ओके बटन पर क्लिक करें। अब SPSS व्यूअर विंडो में आप आउटपुट देखेंगे। आप देखेंगे कि तालिकाओं में आपके लिए आवश्यक सभी जानकारी है, जिसमें प्रत्येक चर के लिए छूटे हुए मामलों का डेटा भी शामिल है। प्रतिशत 3 प्रकार के होते हैं: एक लापता मामलों सहित सभी मामलों के लिए प्रतिशत, दूसरा केवल वैध मामलों के लिए वैध प्रतिशत, और एक संचयी प्रतिशत दिखाता है, संचयी प्रतिशत। प्रिंटिंग सेविंग आउटपुट।
आउटपुट को सहेजने के लिए डेटा फाइल को सहेजने के निर्देशों का पालन करें। सब कुछ प्रिंट करने के लिए बाईं ओर आउटलाइन फलक में कहीं भी क्लिक करें, फिर मेनू से फाइल प्लस प्रिंट चुनें और ठीक पर क्लिक करें। आउटपुट का केवल एक भाग प्रिंट करने के लिए कर्सर को उसके अंत तक ले जाएं जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। शिफ्ट दबाए रखें और क्लिक करें। चयन पर प्रकाश डाला जाएगा। फिर मेनू से फाइल प्लस प्रिंट चुनें और ओके पर क्लिक करें। डेटा पुनः कोड करना। आपको विभिन्न कारणों से अपना डेटा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका आयु डेटा निरंतर है तो आप इसे श्रेणियों में समूहित करना चाह सकते हैं। वितरण, कुर्टोसिस और तिरछापन। SPSS में आप केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका और मोड के माप का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आपका डेटा नाममात्र है, तो आप केवल मोड की गणना कर सकते हैं। यदि यह क्रमसूचक है, तो आप मोड और या माध्यिका की गणना कर सकते हैं। अंतराल अनुपात डेटा के लिए आप मोड, माध्यिका और या मोड की गणना कर सकते हैं। इन आंकड़ों को खोजने के लिए विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी आवृत्तियों पर जाएं। जिन वेरिएबल्स का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, उन्हें बाएं बॉक्स से दाएं बॉक्स में ले जाएं। यदि आप आवृत्ति तालिकाएं नहीं देखना चाहते हैं, तो प्रदर्शन आवृत्ति तालिकाएं लेबल वाले बॉक्स को अनचेक करें और पुष्टि करें। सांख्यिकी बटन पर क्लिक करें। इससे आवृत्तियां सांख्यिकी संवाद बॉक्स खुलता है। माध्य, माध्यिका और या मोड की गणना करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत उपयुक्त बटन की जांच करें। मानक विचलन, प्रसरण, सीमा, माध्य की मानक त्रुटि आदि की गणना करने के लिए फैलाव के अंतर्गत उपयुक्त बटनों की जांच करें। तिरछापन और या कर्टोसिस की गणना करने के लिए वितरण के अंतर्गत उपयुक्त बटनों की जांच करें। फ्रीक्वेंसी सांख्यिकी विंडो को बंद करने के लिए जारी रखे बटन दबाएं। इसे बंद करने के लिए फ्रीक्वेंसी विंडो के भीतर ओके बटन पर टैप करें। ध्यान दें कि आउटपुट अब वर्णनात्मक सांख्यिकी पर स्विच हो गया है। ध्यान रखें कि केवल प्रासंगिक आंकड़े ही चुनें। उदाहरण के लिए, लिंग चर का माध्य चुनना अर्थहीन है क्योंकि लिंग वितरण के लिए माध्य की कोई अवधारणा नहीं है। चिंतन और क्रिया 30.2। आपने अभी यूनिवेरिएट विश्लेषण के बारे में पढ़ना समाप्त किया है, जिसमें आपने आवृत्ति तालिकाओं और यूनिवेरिएट सांख्यिकी पर काम किया है। इस जानकारी के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आवृत्ति डेटा विश्लेषण करने के लिए SPSS मेनू बार पर क्या कमांड है? SPSS में आवृत्ति डेटा विश्लेषण करना सामाजिक विज्ञान, व्यवसाय और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए एक मौलिक कार्य है। SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है और यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं को आवृत्ति विश्लेषण सहित कई विश्लेषण आसानी से करने की अनुमति देता है। इस प्रतिबिंब में मैं SPSS में आवृत्ति विश्लेषण करने की प्रक्रिया, इसमें शामिल चरणों और अनुसंधान में इस विश्लेषण के महत्व की खोज करूंगा। आरंभ करने के लिए आवृत्ति डेटा विश्लेषण करने के लिए SPSS मेनू बार पर कमांड विश्लेषण करें हैं। विश्लेषण मेनू के भीतर आवृत्ति विश्लेषण के लिए विशिष्ट आदेश वर्णनात्मक सांख्यिकी है, जिसके बाद आवृत्तियां आती है। यह आदेश रुचि के चरों के लिए आवृत्ति तालिकाएं और विभिन्न आंकड़े उत्पन्न करने की प्रक्रिया शुरू करता है। आवृत्ति विश्लेषण सांख्यिकीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, विशेष रूप से डेटा अन्वेषण के प्रारंभिक चरणों में। यह शोधकर्ताओं को एक एकल चर के भीतर मूल्यों के वितरण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तनशीलता और आकार के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
चर के आवृत्ति वितरण की जांच करके शोधकर्ता पैटर्न, आउटलेयर और संभावित संबंधों की पहचान कर सकते हैं, जिनके लिए आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है। SPSS में आवृत्ति विश्लेषण करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिन्हें मैं नीचे विस्तार से बताऊंगा। SPSS लॉन्च करना। पहला कदम आपके कंप्यूटर पर SPSS सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। सॉफ्टवेयर खोलने पर आपका स्वागत एक रिक्त डेटा शीट से किया जाएगा, जहां आप अपना डेटासेट इनपुट कर सकते हैं या बाहरी स्रोतों से मौजूदा डेटासेट आयात कर सकते हैं। डेटा आयात करना। यदि आपके पास विश्लेषण के लिए डेटासेट तैयार है, तो आप इसे फाइल मेनू का उपयोग करके और ओपन या डेटा आयात करें का चयन करके SPSS में आयात कर सकते हैं। SPSS एक्सेल, CSV और डेटाबेस फाइलों सहित विभिन्न फाइल स्वरूपों का समर्थन करता है। विश्लेषण मेनू तक पहुंचना। एक बार जब आपका डेटा SPSS में लोड हो जाता है, तो SPSS विंडो के शीर्ष पर मेनू बार में स्थित विश्लेषण मेनू पर जाएं। विश्लेषण विकल्पों की सूची वाले ड्रॉपडाउन मेनू को प्रकट करने के लिए विश्लेषण करें पर क्लिक करें। वर्णनात्मक सांख्यिकी का चयन। विश्लेषण के अंतर्गत ड्रॉपडाउन मेनू से वर्णनात्मक विश्लेषण विकल्पों के उपमेनू तक पहुंचने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी चुनें। आवृत्ति चुनना। वर्णनात्मक सांख्यिकी उपमेनू के भीतर आवृत्ति विश्लेषण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवृत्ति चुनें। यह क्रिया एक संवाद बॉक्स खोलेगी, जहां आप वेरिएबल निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनके लिए आप आवृत्ति तालिकाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। वेरिएबल्स का चयन करना। फ्रीक्वेंसीज डायलॉग बॉक्स में आपको अपने डेटासेट में उपलब्ध सभी वेरिएबल्स की एक सूची दिखाई देगी। वह चर या वेरिएबल चुनें जिसके लिए आप आवृत्तियों की गणना करना चाहते हैं। उन्हें उपलब्ध चर की सूची से विश्लेषण किए जाने वाले चर की सूची में ले जाएं। विकल्प और सेटिंग्स। SPSS विभिन्न विकल्प और सेटिंग्स प्रदान करता है, जो आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आवृत्ति विश्लेषण को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। आप गणना के लिए अतिरिक्त आंकड़े निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यक मोड और परिवर्तनशीलता के माप, मानक विचलन। आप आवृत्ति वितरण को दृश्य रूप से दर्शाने के लिए हिस्टोग्राम और बार चार्ट बनाने का भी अनुरोध कर सकते हैं। आउटपुट परिणाम। एक बार जब आप चर का चयन कर लेते हैं और वांछित विकल्प निर्दिष्ट कर लेते हैं, तो आवृत्ति विश्लेषण निष्पादित करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। SPSS डेटा को संसाधित करेगा और चयनित चर के लिए आवृत्ति गणना, प्रतिशत और सारांश आंकड़ों वाली आउटपुट तालिकाएं उत्पन्न करेगा। परिणामों की व्याख्या। विश्लेषण पूरा होने के बाद SPSS आउटपुट विंडो में परिणाम प्रदर्शित करेगा। आउटपुट तालिकाएं प्रत्येक चर के लिए आवृत्ति वितरण का एक व्यापक सारांश प्रदान करती हैं, जिसमें अनुरोध किए जाने पर आवृत्ति गणना, प्रतिशत और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व शामिल है। परिणामों की व्याख्या में डेटा में पैटर्न और रुझानों की जांच करना, किसी भी आउटलेयर या विसंगतियों की पहचान करना और देखे गए वितरण के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है। आउटपुट सहेजना। आप भविष्य में संदर्भ या शोध रिपोर्ट में शामिल करने के लिए SPSS द्वारा उत्पन्न आउटपुट को सहेज सकते हैं। आउटपुट को SPSS output.spo, PDF, वर्ड दस्तावेज या एक्सेल स्प्रेडशीट सहित विभिन्न स्वरूपों में सहेजा जा सकता है। SPSS में फ्रीक्वेंसी विश्लेषण एक बहुमुखी उपकरण है, जिसे विभिन्न प्रकार के शोध प्रश्नों और डेटा प्रकारों पर लागू किया जा सकता है। चाहे आप जनसांख्यिकीय विशेषताओं, सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं या प्रयोगात्मक डेटा की खोज कर रहे हों, आवृत्ति विश्लेषण चर के वितरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। निष्कर्ष में SPSS में आवृत्ति विश्लेषण करना डेटा विश्लेषण प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है, जो शोधकर्ताओं को चर के वितरण का पता लगाने और उनके डेटा के भीतर पैटर्न को उजागर करने की अनुमति देता है।
ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके और SPSS में उपलब्ध अंतर्निहित टूल और विकल्पों का उपयोग करके शोधकर्ता मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शोध निष्कर्षों को सूचित करते हैं और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में योगदान करते हैं। चिंतन और क्रिया 30.2। आपने अभी यूनिवेरिएट विश्लेषण के बारे में पढ़ना समाप्त किया है, जिसमें आपने आवृत्ति तालिकाओं और यूनिवेरिएट सांख्यिकी पर काम किया है। इस जानकारी के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार जब डेटा कोडित हो जाता है और SPSS डेटा एडिटर में दर्ज हो जाता है, तो क्या डेटा को दोबारा कोड करना संभव है? यदि हाँ, तो रिकॉर्ड करने का आदेश क्या है? SPSS में डेटा रिकॉर्ड करें। एक व्यापक गाइड। इग्नू के एक छात्र के रूप में SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरणों से जुड़ना हमारी शैक्षणिक यात्रा का अभिन्न अंग है। यूनिवेरिएट विश्लेषण के दायरे में, जहां हम एकल चर की खोज में उतरते हैं, सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर और रिकॉर्ड करने के तरीके को समझना महत्वपूर्ण है। इस चिंतनशील प्रवचन में मैं SPSS में डेटा को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, इसके महत्व, विधियों और इसमें शामिल कमांड सिंटैक्स को शामिल करूंगा। रिकॉर्डिंग को समझना। SPSS में रिकॉर्डिंग की तकनीकी बारीकियों पर गौर करने से पहले इस प्रक्रिया के सार को समझना जरूरी है। रिकॉर्डिंग में एक चर के भीतर मौजूदा मूल्यों को नए मूल्यों में बदलना शामिल है, आमतौर पर सरलीकरण, पुनर्वर्गीकरण या नए श्रेणीगत चर बनाने के उद्देश्य से। यह शोधकर्ताओं को अपने विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के अनुरूप डेटा को तैयार करने की अनुमति देता है, जिससे अधिक सूक्ष्म और व्यावहारिक व्याख्या की सुविधा मिलती है। रिकॉर्डिंग का महत्व। रिकॉर्डिंग डेटा विश्लेषण के दायरे में बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करती है। सरलीकरण, जटिल या निरंतर चर को सरल श्रेणियों में पुनः कोड किया जा सकता है, जिससे डेटा के सार से समझौता किए बिना व्याख्यात्मकता बढ़ जाती है। मानकीकरण, रिकॉर्डिंग विभिन्न डेटासेट या अध्ययनों में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए चर के मानकीकरण को सक्षम बनाता है। परिवर्तनीय निर्माण, मौजूदा चरों को दोबारा कोड करके शोधकर्ता नए चर प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शोध परिकल्पनाओं या विश्लेषणात्मक ढांचे के साथ बेहतर ढंग से संरेखित होते हैं। त्रुटि सुधार, रिकॉर्डिंग डेटा के भीतर त्रुटियों या विसंगतियों की पहचान और सुधार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे इसकी सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब आइए SPSS परिवेश में रिकॉर्डिंग के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर गौर करें। SPSS में रिकॉर्ड विधियाँ। SPSS डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है, प्रत्येक अलग-अलग रिकॉर्डिंग परिदृश्यों और प्राथमिकताओं को पूरा करता है। मैनुअल रिकॉर्ड, इस पद्धति में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से रिकॉर्डिंग के लिए पुराने और नए मानों को मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट करना शामिल है। यह छोटे पैमाने के रिकॉर्डिंग कार्यों या उदाहरणों के लिए आदर्श है, जहां रिकॉर्ड मूल्यों पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। स्वचालित रिकॉर्ड श्रेणियों के लिए उनके मूल लेबल के आधार पर नए संख्यात्मक मान उत्पन्न करता है। यह अलग-अलग श्रेणियों के लिए लगातार संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करके रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग संचालन में तेजी आती है। कस्टम रिकॉर्ड उपयोगकर्ताओं को सिंटैक्स कमांड का उपयोग करके कस्टम रिकॉर्ड योजनाओं को परिभाषित करने की अनुमति देकर उन्नत लचीलापन प्रदान करता है। यह जटिल रिकॉर्डिंग कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनके लिए सशर्त तर्क या जटिल परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। रिकॉर्डिंग के लिए कमांड सिंटैक्स। SPSS में रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कमांड का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है, जो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया पर विस्तृत नियंत्रण प्रदान करता है। रिकॉर्डिंग के लिए मूल सिंटैक्स इस प्रकार है। SQL कोड कॉपी करें। वेरिएबल पुराने मान को नए वर्नाम नए मान में पुनः कोड करें।
आइए इस वाक्य विन्यास को एक उदाहरणात्मक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। मान लीजिए कि हमारे पास निम्नलिखित श्रेणियों के साथ आय नामक एक चर है। 1. कम आय। 2. मध्यम आय। 3. उच्च आय। अब यदि हम इस वेरिएबल को कम आय 0 के रूप में कोडित और उच्च आय 1 के रूप में कोडित को इंगित करने वाले बाइनरी वेरिएबल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कमांड सिंटैक्स होगा SCSS। कोड कॉपी करें। आय 1031 को आय बाइनरी में रिकॉर्ड करें। यह कमांड SPSS को 1 से 0 के मानों और 3 से 1 के मानों को फिर से कोड करने और परिणामों को इन कंबाइनरी नामक एक नए वेरिएबल में संग्रहित करने का निर्देश देता है। उन्नत रिकॉर्डिंग तकनीकें। बुनियादी रिकॉर्डिंग के अलावा SPSS जटिल रिकॉर्डिंग परिदृश्यों को संभालने के लिए कई उन्नत तकनीकें प्रदान करता है। रेंज रिकॉर्ड, यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर आने वाले मूल्यों को नए मूल्यों में रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है, जिससे डेटा को व्यापक श्रेणियों में एकत्र करने की सुविधा मिलती है। सशर्त रिकॉर्ड उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट स्थितियों या तार्किक अभिव्यक्तियों के आधार पर रिकॉर्ड संचालन लागू करने में सक्षम बनाता है, जो डेटा परिवर्तन में अद्वितीय लचीलापन प्रदान करता है। गुम मूल्यों को संभालना, SPSS रिकॉर्डिंग के दौरान लापता मूल्यों को संभालने के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को यह निर्दिष्ट करने की अनुमति मिलती है कि लापता मूल्यों का इलाज या रिकॉर्ड कैसे किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में SPSS में डेटा को रिकॉर्ड करने की क्षमता यूनिवेरिएट विश्लेषण की जटिलताओं को समझने वाले शोधकर्ताओं के लिए अपरिहार्य है। रिकॉर्डिंग की कला में महारत हासिल करके हम डेटा से गहरी अंतर्दृष्टि निकालने, इसकी व्याख्या को बढ़ाने और शोध प्रश्नों या परिकल्पनाओं को संबोधित करने के लिए इसकी उपयोगिता को परिष्कृत करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। चाहे मैनुअल, स्वचालित या कस्टम रिकॉर्ड विधियों के माध्यम से SPSS विविध अनुसंधान प्रयासों की विश्लेषणात्मक मांगों को पूरा करने के लिए डेटा को तैयार करने के लिए एक बहुमुखी टूलकिट प्रदान करता है। चिंतन और क्रिया 30.2। आपने अभी यूनिवेरिएट विश्लेषण के बारे में पढ़ना समाप्त किया है, जिसमें आपने आवृत्ति तालिकाओं और यूनिवेरिएट सांख्यिकी पर काम किया है। इस जानकारी के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने किसी चर के माप के स्तर को क्रमसूचक के रूप में परिभाषित किया है। क्या SPSS का उपयोग करके इस चर के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मापों की गणना करना संभव है? उन केंद्रीय प्रवृत्ति मापों का नाम बताइए जिनकी आप गणना कर सकते हैं। शीर्षक: SPSS के साथ यूनिवेरिएट विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की खोज। इग्नू में एक छात्र के रूप में SPSS का उपयोग करके एकतरफा विश्लेषण और केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों की गणना की खोज करने का काम सौंपा गया है। डेटा विश्लेषण की जटिलताओं में गहराई से जाना जरूरी है। यूनिवेरिएट विश्लेषण सांख्यिकीय अन्वेषण की नींव बनाता है, जो शोधकर्ताओं को डेटासेट के भीतर व्यक्तिगत चर की विशेषताओं और वितरण को समझने में सक्षम बनाता है। इस चिंतनशील प्रवचन में मेरा उद्देश्य क्रमिक स्तर के चर के संदर्भ में केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की बारीकियों को स्पष्ट करना है, साथ ही यह भी प्रदर्शित करना है कि SPSS उनकी गणना को कैसे सुविधाजनक बनाता है। विशिष्टताओं में जाने से पहले आइए केंद्रीय प्रवृत्ति मापों और माप के क्रमिक स्तर की एक मूलभूत समझ स्थापित करें। केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जैसे माध्य, माध्यिका और मोड, डेटासेट के विशिष्ट या केंद्रीय मूल्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, डेटा को सारांशित करने और व्याख्या करने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर, माप का क्रमिक स्तर एक श्रेणीबद्ध चर को दर्शाता है, जहां श्रेणियों में एक प्राकृतिक क्रम होता है, लेकिन उनके बीच का अंतराल एक समान नहीं हो सकता है। क्रमिक चर के उदाहरणों में शैक्षिक प्राप्ति स्तर, उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, लिकर्ट स्केल प्रतिक्रियाएं,
उदाहरण के लिए दृढ़ता से सहमत होने के लिए दृढ़ता से असहमत, और सामाजिक आर्थिक स्थिति श्रेणियां, उदाहरण के लिए निम्न, मध्य, उच्च शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या SPSS का उपयोग करके एक क्रमिक चर के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी उपायों की गणना करना संभव है? इस प्रश्न का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए आइए केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की प्रकृति और SPSS वातावरण के भीतर क्रमिक डेटा पर उनकी प्रयोज्यता की जांच करें। केंद्रीय प्रवृत्ति माप और क्रमवाचक चर। अर्थ: माध्य किसी डेटासेट के अंकगणितीय औसत का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर अंतराल या अनुपात स्तर चर के साथ उपयोग किया जाता है। हालांकि क्रमसूचक डेटा से निपटते समय माध्य की गणना करना उचित नहीं हो सकता है, खासकर यदि श्रेणियों में समान अंतराल नहीं है। SPSS क्रमिक चर के लिए माध्य की गणना की अनुमति देता है, लेकिन यह सभी मामलों में सार्थक व्याख्या नहीं दे सकता है। माध्य का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्य का डेटासेट का मध्य मान होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मजबूत माप है जो क्रमिक चर के लिए उपयुक्त है। SPSS अत्यधिक मूल्यों या वितरण के आकार से प्रभावित हुए बिना केंद्रीय मूल्य का एक विश्वसनीय संकेतक प्रदान करते हुए क्रमिक डेटा के लिए माध्यिका की गणना की सुविधा प्रदान करता है। तरीका: मोड किसी डेटासेट में सबसे अधिक बार आने वाले मान का प्रतिनिधित्व करता है। माध्यिका की तरह मोड क्रमिक चर के लिए उपयुक्त है और SPSS का उपयोग करके आसानी से गणना की जा सकती है। यह डेटासेट के वितरण को समझने में सहायता करते हुए चर के भीतर सबसे प्रचलित श्रेणी के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों के लिए SPSS क्षमताएं। SPSS एक शक्तिशाली सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज विभिन्न प्रकार के चर के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की गणना सहित डेटा का विश्लेषण करने के लिए व्यापक क्षमताएं प्रदान करता है। क्रमिक चर के साथ काम करते समय SPSS माध्यिका और मोड की गणना करने के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है, जो ऐसे डेटा के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुशंसित उपाय हैं। SPSS में माध्यिका की गणना। SPSS में एक क्रमिक चर के लिए माध्यिका की गणना करने के लिए कोई फ्रीक्वेंसी कमांड का उपयोग कर सकता है। डेटासेट को SPSS में लोड करने के बाद विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी आवृत्ति पर नेविगेट करें। फिर रुचि के क्रमिक चर का चयन करें और सांख्यिकी पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत माध्यिका विकल्प की जांच की गई है। अंत में आवृत्ति तालिका उत्पन्न करने के लिए जारी रखें और फिर ओके पर क्लिक करें, जिसमें औसत मूल्य शामिल है। SPSS में गणना मोड। इसी प्रकार SPSS में मोड की गणना में फ्रीक्वेंसी कमांड का उपयोग शामिल है। ऊपर बताए गए समान चरणों का पालन करें, लेकिन इस बार सुनिश्चित करें कि सांख्यिकी संवाद बॉक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति के तहत मोड विकल्प चेक किया गया है। आवृत्ति तालिका तैयार करने पर क्रमसूचक चर के मोड प्रदर्शित किए जाएंगे। व्याख्या और निहितार्थ। क्रमसूचक चरों से निपटते समय सटीक व्याख्या और सार्थक अंतर्दृष्टि के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उचित माप चुनना महत्वपूर्ण है। जबकि SPSS क्रमिक डेटा के लिए माध्य की गणना को सक्षम बनाता है, सावधानी बरतना और विचार करना आवश्यक है कि क्या यह चर की विशेषताओं के साथ संरेखित है। मंझला और मोड मजबूत उपाय होने के कारण आम तौर पर चरम मूल्यों और वितरण गुणों के प्रतिरोध के कारण क्रमिक चर के लिए पसंद किए जाते हैं। निष्कर्ष में केंद्रीय प्रवृत्ति उपाय डेटा को सारांशित करने और डेटासेट के भीतर पैटर्न को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SPSS में क्रमिक चर के साथ काम करते समय सॉफ्टवेयर की क्षमताओं का विवेकपूर्ण ढंग से लाभ उठाना अनिवार्य है। माध्यिका और मोड जैसे उपायों का चयन करना जो चर के माप और विशेषताओं के स्तर के साथ संरेखित हों।
SPSS की विश्लेषणात्मक शक्ति का उपयोग करके और केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की बारीकियों को समझकर शोधकर्ता अपने डेटा से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जो सूचित निर्णय लेने और अनुसंधान प्रगति में योगदान दे सकते हैं। इस चिंतनशील प्रवचन में मैंने क्रमिक स्तर के चर के संदर्भ में केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की बारीकियों को स्पष्ट किया है, साथ ही यह भी प्रदर्शित किया है कि SPSS उनकी गणना को कैसे सुविधाजनक बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति उपायों की प्रकृति, क्रमिक डेटा पर उनकी प्रयोज्यता और SPSS क्षमताओं पर गहराई से विचार करके मैंने विषय में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। 30.5 द्विचर विश्लेषण सरलीकृत। जब आप डेटा या चर के दो सेटों की तुलना करके देखना चाहते हैं कि वे कैसे संबंधित हैं, तो आप द्विचर विश्लेषण का उपयोग करेंगे। यह अनुभाग आपको सिखाता है कि डेटा को क्रॉस सारणीबद्ध करके, सहसंबंध के गुणांक की गणना करके, रैखिक प्रतिगमन निष्पादित करके और विचरण के गुणांक का पता लगाकर यह कैसे किया जाए। क्रॉस टेबल ट्यून। यह देखने के लिए कि क्या दो श्रेणीगत चरों के बीच कोई संबंध है, आप एक द्विचर तालिका का उपयोग कर सकते हैं, जिसे क्रॉस सारणीकरण भी कहा जाता है। इसे करने का तरीका यहाँ बताया गया है। मेनू में विश्लेषण, वर्णनात्मक सांख्यिकी, क्रॉस टैब पर जाएं। उस वेरिएबल का चयन करें जिसे आप पंक्तियों के रूप में चाहते हैं और इसे पंक्तियों बॉक्स में ले जाएं। जिस वेरिएबल को आप कॉलम के रूप में चाहते हैं, उसके लिए भी ऐसा ही करें, इसे कॉलम ओ बॉक्स में ले जाएं। ओके बटन पर क्लिक करें। आपको आउटपुट व्यूअर विंडो में एक तालिका दिखाई देगी। यदि आप किसी तालिका में पंक्तियों, स्तंभों या कुल के लिए प्रतिशत की गणना करना चाहते हैं, तो क्रॉसटैब संवाद बॉक्स में सेल्स टैब पर क्लिक करके चरण 4 से पहले ऐसा करें। इससे क्रॉसटैब सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस संवाद बॉक्स में प्रतिशत अनुभाग के अंतर्गत उपयुक्त बटन, पंक्ति, स्तंभ और या कुल पर टिक करें। फिर क्रॉसटैब सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आउटपुट देखने के लिए क्रॉसटैब संवाद बॉक्स पर ओके पर क्लिक करें। तालिका 30.9 और तालिका 30.10 देखें। द्विचर आंकड़े। दो चरों की तुलना करते समय आप अक्सर विचरण, सहसंबंध और रैखिक प्रतिगमन के गुणांक जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हैं। प्रसरण का गुणांक CV माध्य के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया मानक विचलन है। इसकी गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है, CV मानक विचलन बटा माध्य x100। SPSS के पास डेटा फाइल में एक चर के लिए भिन्नता के गुणांक की गणना करने के लिए कोई अंतर्निहित कमांड नहीं है। इसके बजाय आप यहाँ क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वर्णनात्मक संवाद बॉक्स का उपयोग करके चर का माध्य और मानक विचलन ढूंढें। फिर CV की मैन्युअल रूप से गणना करें, जो काफी सरल है। जब सहसंबंध गुणांक की बात आती है, तो दो मुख्य प्रकार होते हैं, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक। पियर्सन का उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास अंतराल या अनुपात डेटा होता है, जबकि स्पीयरमैन कई मूल्यों वाले क्रमिक पैमानों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, या जब एक पैमाना क्रमिक होता है और दूसरा अंतराल या अनुपात होता है। अपने डेटा के लिए उचित सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए इन चरणों का पालन करें। द्विचर सहसंबंध संवाद बॉक्स खोलने के लिए मेनू बार से विश्लेषण, सहसंबंध, द्विचर पर जाएं। वेरिएबल्स को बाईं ओर के बॉक्स से वेरिएबल्स के अंतर्गत बॉक्स में ले जाकर चुनें। सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत संबंधित बटन को चेक करके उचित सहसंबंध गुणांक प्रकार, पियर्सन या स्पीयरमैन, चुनें। यदि आप महत्व परीक्षण चाहते हैं, तो महत्व परीक्षण के अंतर्गत वांछित विकल्प
दो पुच्छ या एक पुच्छ का चयन करें। परिणाम आउटपुट व्यूअर विंडो में प्रदर्शित होंगे। रैखिक प्रतिगमन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। परीक्षण करें कि क्या दो चीजों के बीच सीधा संबंध है। बी, यह पता लगाएं कि वह रिश्ता कितना मजबूत है। सी, भविष्यवाणी करें कि एक चीज दूसरी चीज पर आधारित होगी। रैखिक प्रतिगमन करने के लिए इन चरणों का पालन करें। मेनू में विश्लेषण, फिर प्रतिगमन, फिर रैखिक पर जाएं। वह चर चुनें जो आपको लगता है कि दूसरे को प्रभावित करता है। इसे आश्रित बॉक्स में ले जाएं। वह चर चुनें जो आपको लगता है कि परिवर्तन का कारण बन रहा है। इसे स्वतंत्र बॉक्स में ले जाएं। ओके पर क्लिक करें। आपको परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। नतीजे 4 बातें दिखाते हैं। ए, प्रयुक्त चरों की एक सूची। बी, मॉडल का सारांश। सी, विचरण के विश्लेषण के लिए एक तालिका एनोवा। डी, गुणांक की एक तालिका। आपको परिणामों के केवल एक भाग की आवश्यकता हो सकती है, जिसे हम दूसरे पाठ में समझाएंगे। अनेक चरों के बीच संबंधों को समझना। कभी-कभी आप केवल 2 से अधिक चर वाले अधिक जटिल संबंधों का अध्ययन करना चाह सकते हैं। यह अनुभाग आपको सिखाता है कि अपने डेटा को क्रॉस सारणीबद्ध करके इन संबंधों का विश्लेषण कैसे करें। इसमें यह भी शामिल है कि एकाधिक प्रतिगमन विश्लेषण कैसे किया जाए। क्रॉस टेबल्स की व्याख्या करना। पहले आपने 2 चर वाले क्रॉस सारणीकरण के बारे में सीखा। आप तीसरा वेरिएबल जोड़कर इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक नियंत्रण चर पेश करके मूल चर में से एक को आगे समूहित करते हैं। एक नियंत्रण चर डेटा को उसकी श्रेणियों के आधार पर उपसमूहों में विभाजित करता है। अपने क्रॉस टेब्युलेशन में नियंत्रण चर को शामिल करने का तरीका यहाँ बताया गया है। मेनू बार से विश्लेषण, वर्णनात्मक सांख्यिकी, क्रॉस टैब पर जाएं। यह क्रॉस टैब संवाद बॉक्स खोलता है। स्रोत सूची से अपनी तालिका की पंक्तियों के लिए इच्छित वेरिएबल का चयन करें और तीर कुंजी का उपयोग करके इसे पंक्तियों बॉक्स में ले जाएं। इसी तरह स्रोत सूची से अपनी तालिका के कॉलम के लिए वेरिएबल चुनें और तीर कुंजी का उपयोग करके इसे कॉलम बॉक्स में ले जाएं। उस वेरिएबल का चयन करें जो पहला नियंत्रण वेरिएबल होगा। यह वेरिएबल चरण 3 से चुने गए वेरिएबल को छोटे समूहों में विभाजित करता है। तीर कुंजी का उपयोग करके नियंत्रण चर को एक की परत एक के नीचे बॉक्स में ले जाए। तालिका में पंक्तियों स्तंभों कुल के प्रतिशत की गणना करने के लिए सेल टैब पर क्लिक करें। क्रॉस टैब सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रतिशत के अंतर्गत उपयुक्त बटन, पंक्ति, स्तंभ और या कुल चुनें। क्रॉस टैब सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें। क्रॉस टैब संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। आइए अब तालिका 30.17 की जांच करें। व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति का आय समूह और लिंग वितरण क्रॉस टेब्युलेशन। यहाँ आपको एक तालिका मिलेगी जिसमें विवाहित, अविवाहित और विधवा व्यक्तियों के लिए आय समूह द्वारा वर्गीकृत वैवाहिक स्थिति के साथ साथ उनका लिंग वितरण भी दिखाया जाएगा। यह एक उपयोगी उदाहरण के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग आप अपने शोध में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए इस अनुभाग में दिए गए अन्य उदाहरण देख सकते हैं। एकाधिक प्रतिगमन। 2 चर रैखिक प्रतिगमन में आप एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर बहुभिन्नरूपी प्रतिगमन एक एकल आश्रित चर पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर के बीच संबंध का पता लगाता है। एकाधिक प्रतिगमन के लिए आंकड़ों की गणना करने की प्रक्रिया उन्हीं चरणों का पालन करती है जैसा कि 2 चर रैखिक प्रतिगमन के लिए पहले बताया गया है।
सिवाय इसके कि आपके पास रैखिक प्रतिगमन संवाद बॉक्स में स्वतंत्र अनुभाग के तहत एक से अधिक चर सूचीबद्ध हैं। मेनू बार से विश्लेषण, प्रतिगमन, रैखिक पर जाएं। लीनियर रिग्रेशन डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा। वेरिएबल नाम पर क्लिक करें, जो बाईं ओर के बॉक्स में आश्रित वेरिएबल के रूप में काम करेगा। तीर टैब का उपयोग करके इस वेरिएबल को आश्रित क्षेत्र के अंतर्गत बॉक्स में ले जाएं। बाईं ओर के बॉक्स में वेरिएबल नाम पर क्लिक करें, जो स्वतंत्र होगा। इस वेरिएबल को स्वतंत्र क्षेत्र के अंतर्गत बॉक्स में ले जाएं। इस चरण को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी वांछित स्वतंत्र चर चयनित न हो जाए। ओके बटन दबाएं। आप आउटपुट व्यूअर विंडो में परिणाम देखेंगे। परीक्षण का महत्व। इस भाग में आप माध्य के लिए एक नमूना टी परीक्षण, साधनों की तुलना के लिए 2 नमूना टी परीक्षण और स्वतंत्रता के लिए एक ची स्क्वायर परीक्षण को समझेंगे। एक नमूना टी टेस्ट। एक नमूना टी परीक्षण तुलना के लिए टी वितरण का उपयोग करते हुए एक नमूने के औसत की ज्ञात जनसंख्या औसत से तुलना करता है। मेनू बार से विश्लेषण, साधनों की तुलना, एक नमूना टी परीक्षण पर जाएं। यह क्रिया 1 सैंपल टी टेस्ट डायलॉग बॉक्स खोलेगी। बाईं ओर के बॉक्स पर वह वेरिएबल नाम चुनें जिसका आप परीक्षण करना चाहते हैं। इस वेरिएबल को टेस्ट वेरिएबल सेक्शन के अंतर्गत बॉक्स में ले जाएं। मान लीजिए कि आपने टी टेस्ट के लिए आय चर चुना है और परिकल्पना जनसंख्या की औसत आय रुपए पर आधारित है। 200,000 टेस्ट वैल्यू के बगल वाले बॉक्स में 200,000 दर्ज करें। ओके बटन पर क्लिक करें। आउटपुट व्यूअर विंडो निम्नलिखित परिणाम प्रदर्शित करेगी। 2 नमूना टी टेस्ट। कभी-कभी जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हम एक ही आबादी में 2 अलग-अलग समूहों की तुलना करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि 2 आबादी के साधन कैसे भिन्न हैं। ऐसा करने के लिए हम साधनों की तुलना के लिए 2 नमूना टी परीक्षण का उपयोग करते हैं। मेनू बार पर जाएं और विश्लेषण चुनें, फिर तुलना साधन चुनें और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट चुनें। इससे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। बाएं बॉक्स में उस वेरिएबल नाम पर क्लिक करें जिसे आप टी टेस्ट में शामिल करना चाहते हैं, जैसे आय। तीर कुंजी का उपयोग करके इस वेरिएबल को टेस्ट वेरिएबल्स के अंतर्गत दाएं बॉक्स में ले जाएं। अब उस चर पर क्लिक करें जिसे आप समूहित करना चाहते हैं, जैसे लिंग, यदि आप पुरुषों और महिलाओं के बीच आय के औसत अंतर का परीक्षण कर रहे हैं। तीर कुंजी का उपयोग करके इस वेरिएबल को ग्रुपिंग वेरिएबल के अंतर्गत बॉक्स में ले जाएं। समूह परिभाषित करें बटन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ग्रुप 1 बॉक्स में 1 और ग्रुप 2 बॉक्स में 2 फीट टाइप करें। फिर परिभाषित समूह संवाद बॉक्स को बंद करने के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें। इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट विंडो को बंद करने के लिए ओके बटन दबाएं। यहाँ प्रदर्शित जानकारी है। स्वतंत्रता के लिए काई स्क्वायर परीक्षण। यह परीक्षण जांचता है कि विशेषताएं स्वतंत्र हैं या नहीं। यह क्रॉस सारणीकरण में दिखाए गए श्रेणीबद्ध डेटा के लिए है। क्रॉस सारणी बनाते समय आपको यह परीक्षण एक विकल्प के रूप में मिलेगा। ची स्क्वायर परीक्षण करने के लिए क्रॉस टेब्युलेशन बनाने के चरणों का पालन करें। सांख्यिकी के अंतर्गत अपेक्षित गिनती और ची स्क्वायर जोड़ें। विश्लेषण पर जाए, फिर वर्णनात्मक सांख्यिकी पर जाए और मेनू बार से क्रॉस टैब चुनें। यह क्रॉस टैब डायलॉग बॉक्स खोलता है। पंक्तियों के लिए एक वेरिएबल और कॉलम के लिए दूसरा वेरिएबल चुनें। उदाहरण के लिए आप पंक्तियों के लिए आय स्तर निम्न और उच्च आय के साथ और कॉलम के लिए लिंक चुन सकते हैं। क्रॉस टैब संवाद बॉक्स में सांख्यिकी बटन पर क्लिक करें।
ची स्क्वायर बॉक्स को चेक करें। फिर क्रॉस टैब बंद करने के लिए जारी रखें, दबाएं। सांख्यिकी संवाद बॉक्स। क्रॉस टैब संवाद बॉक्स में सेल बटन दबाएं। यह स्क्रीन पर क्रॉस टैब्स सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स लाता है। गणना के अंतर्गत अवलोकन और अपेक्षित दोनों बक्सों पर टिक करना सुनिश्चित करें यदि उन्हें पहले से चेक नहीं किया गया है। फिर क्रॉस टैब सेल डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए जारी रखें, बटन पर क्लिक करें। इसके बाद क्रॉस टैब डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें। परिणामी आउटपुट नीचे प्रदर्शित किया गया है। चिंतन और क्रिया 30.3। SPSS डेटा एडिटर में कौन से विभिन्न दृश्य उपलब्ध हैं? इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज डेटा संपादक में उपलब्ध विभिन्न विचारों की खोज करने का काम सौंपा गया है। SPSS सांख्यिकीय विश्लेषण और डेटा प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर टूल है, जिसे आमतौर पर विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान सेटिंग्स में नियोजित किया जाता है। SPSS में डेटा संपादक डेटा दर्ज करने, हेरफेर करने और विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक इंटरफेस प्रदान करता है। डेटा एडिटर के भीतर उपयोगकर्ताओं के पास अलग-अलग दृश्यों तक पहुंच होती है। प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है और अद्वितीय कार्यक्षमता प्रदान करता है। इस प्रतिबिंब में मैं SPSS डेटा एडिटर में उपलब्ध विभिन्न विचारों, उनके महत्व और वे समग्र डेटा विश्लेषण प्रक्रिया में कैसे योगदान करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आंकड़ों का खाका। डेटा व्यू शायद SPSS में सबसे मौलिक और आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दृश्य है। यह वास्तविक डेटा को स्प्रेडशीट प्रारूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें पंक्तियां मामलों या टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और कॉलम चर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयोगकर्ता सीधे सेल में डेटा दर्ज कर सकते हैं या बाहरी स्रोतों से डेटा आयात कर सकते हैं। डेटा व्यू बुनियादी डेटा हेरफेर कार्यों जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और रीकोडिंग की अनुमति देता है। यह डेटा सेट की संरचना और सामग्री का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करता है, जिससे डेटा प्रविष्टि और प्रारंभिक अन्वेषण की सुविधा मिलती है। परिवर्तनीय दृश्य। वेरिएबल व्यू डेटासेट में प्रत्येक वेरिएबल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करके डेटा व्यू को पूरक करता है। उपयोगकर्ता चर परिभाषित कर सकते हैं, उनके गुण निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे नाम, प्रकार, माप स्तर और लेबल और मान निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेरिएबल व्यू वेरिएबल गुणों जैसे लापता मान, वेरिएबल भूमिका, उदाहरण के लिए स्वतंत्र, निर्भर और वेरिएबल संरेखण को सेट करने की अनुमति देता है। विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान डेटा स्थिरता, सटीकता और उचित चर पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह दृश्य महत्वपूर्ण है। आउटपुट व्यूअर। हालांकि सीधे डेटा संपादक इंटरफेस का हिस्सा नहीं है, आउटपुट व्यूअर विश्लेषण परिणामों को देखने और व्याख्या करने के लिए SPSS का एक अनिवार्य घटक है। सांख्यिकीय प्रक्रियाएं चलाने या डेटा परिवर्तन करने के बाद SPSS आउटपुट टेबल, चार्ट और सिंटैक्स लॉग उत्पन्न करता है। आउटपुट व्यूअर इन परिणामों को संरचित तरीके से व्यवस्थित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए निष्कर्षों की व्याख्या करना, रिपोर्ट तैयार करना और दूसरों के साथ परिणाम साझा करना आसान हो जाता है। यह विश्लेषणात्मक आउटपुट के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय विश्लेषण परिणामों को दोबारा देखने और समीक्षा करने की अनुमति देता है। चार्ट निर्माता। चार्ट बिल्डर SPSS के भीतर एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को डेटा को विजुअलाइज करने के लिए चार्ट और ग्राफ की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है। हालांकि डेटा संपादक में पारंपरिक दृश्य नहीं है, यह SPSS की डेटा हेरफेर और विश्लेषण क्षमताओं के साथ निकटता से एकीकृत है। उपयोगकर्ता विभिन्न चार्ट प्रकारों जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट में से चुन सकते हैं
और उनकी उपस्थिति, लेबल और स्वरूपण को अनुकूलित कर सकते हैं। चार्ट बिल्डर खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और डेटा में पैटर्न, रुझान और संबंधों का दृश्य प्रतिनिधित्व करके डेटा प्रस्तुति को बढ़ाता है। सिंटैक्स संपादक। यद्यपि मुख्य रूप से उन्नत उपयोगकर्ताओं और सांख्यिकीय प्रोग्रामर के लिए उपयोग किया जाता है, सिंटैक्स संपादक SPSS कमांड और स्क्रिप्ट निष्पादित करने के लिए एक टेक्स्ट आधारित इंटरफेस प्रदान करता है। उपयोगकर्ता डेटा एडिटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को दरकिनार करते हुए सीधे सिंटैक्स कमांड लिख, संपादित और निष्पादित कर सकते हैं। यह दृश्य जटिल विश्लेषण करने, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने और विश्लेषण प्रक्रियाओं को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है। सिंटैक्स संपादक उपयोगकर्ताओं को अपनी स्क्रिप्ट, दस्तावेज विश्लेषण चरणों को एनोटेट करने और सिंटैक्स कोड साझा करके दूसरों के साथ सहयोग करने की भी अनुमति देता है। डेटा फाइल विशेषताएं। यह दृश्य डेटासेट की विशेषताओं, जैसे फाइल गुण, फाइल संरचना और मेटाडेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता फाइल नाम, स्थान, निर्माण तिथि और अंतिम संशोधन तिथि जैसे विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दृश्य डेटासेट की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसमें मामलों की संख्या, चर की संख्या और फाइल आकार शामिल है। डेटासेट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, डेटा उत्पत्ति पर नजर रखने और विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डेटा फाइल विशेषताओं को समझना आवश्यक है। केस सारांश। केस सारांश दृश्य डेटासेट में व्यक्तिगत मामलों या टिप्पणियों के लिए सारांश आंकड़े और वर्णनात्मक जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता केस स्तरीय आंकड़े जैसे केस संख्या, वैध मान, लुप्त मान और केस भार देख सकते हैं। यह दृश्य डेटासेट के भीतर मामलों के वितरण और विशेषताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को आउटलेयर्स, विसंगतियों और रुचि के पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है। अधिक उन्नत विश्लेषण करने से पहले केस सारांश डेटा स्क्रीनिंग, गुणवत्ता आश्वासन और प्रारंभिक डेटा अन्वेषण के लिए उपयोगी होते हैं। डेटा जानकारी। डेटा जानकारी दृश्य डेटासेट की संरचना, प्रारूप और गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। उपयोगकर्ता चर नाम, लेबल, प्रकार और माप स्तर जैसे मेटाडेटा तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दृश्य डेटासेट की एन्कोडिंग, दशमलव विभाजक और परिवर्तनीय भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। डेटा तैयारी, परिवर्तनीय चयन और सांख्यिकीय प्रक्रियाओं और विश्लेषणों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए डेटा जानकारी को समझना महत्वपूर्ण है। अंत में SPSS डेटा एडिटर कई प्रकार के दृश्य पेश करता है जो डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को पूरा करते हैं। डेटा दर्ज करने और प्रबंधित करने से लेकर सांख्यिकीय विश्लेषण करने और परिणामों की कल्पना करने तक, प्रत्येक दृश्य एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है और समग्र विश्लेषण वर्कफ्लो में योगदान देता है। इन विचारों द्वारा प्रदान की गई कार्यक्षमताओं का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का प्रभावी ढंग से पता लगा सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। चिंतन और क्रिया 30.3 बताएं कि आप SPSS डेटा एडिटर में उपलब्ध विभिन्न दृश्यों का उपयोग कब करेंगे। शीर्षक, SPSS डेटा संपादक में विभिन्न दृश्यों का उपयोग, एक व्यापक मार्गदर्शिका। इग्नू में एक छात्र के रूप में, विशेष रूप से SPSS सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज के माध्यम से डेटा विश्लेषण की बारीकियों की खोज में लगे हुए, SPSS डेटा एडिटर में उपलब्ध विभिन्न विचारों को समझना सर्वोपरि है। प्रत्येक दृश्य डेटा विश्लेषण, हेरफेर और व्याख्या के विभिन्न चरणों के अनुरूप एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य और कार्यक्षमता प्रदान करता है। इस प्रतिबिंब में
मैं प्रत्येक दृष्टिकोण के महत्व पर गहराई से विचार करूंगा और उन उदाहरणों को स्पष्ट करूंगा जहां वे अमूल्य साबित होते हैं। आंकड़ों का खाका। एसपीएसएस में डेटा व्यू डिफ़ॉल्ट दृश्य है, जो डेटा को स्प्रेडशीट प्रारूप में प्रस्तुत करता है जहां पंक्तियां मामलों या टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और कॉलम चर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह डेटा प्रविष्टि और प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु है। डेटा व्यू कच्चे डेटा के इनपुट की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ता बाहरी स्रोतों से सीधे डेटा इनपुट या आयात करने में सक्षम होता है। यह व्यक्तिगत डेटा बिंदुओं की जांच करने, किसी भी विसंगति की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने के लिए आदर्श है। यह दृश्य डेटा सफाई और प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान अपरिहार्य साबित होता है। बक्सों का इस्तेमाल करें। सर्वेक्षणों, प्रयोगों या अवलोकनों के माध्यम से एकत्र किए गए कच्चे डेटा को दर्ज करना। मुद्रण संबंधी त्रुटियों या विसंगतियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना। डेटासेट की विशेषताओं को समझने के लिए प्रारंभिक वर्णनात्मक आंकड़े निष्पादित करना। परिवर्तनीय दृश्य। वेरिएबल व्यू डेटासेट में सभी वेरिएबल्स का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो नाम, लेबल, माप स्तर और मूल्य लेबल जैसे वेरिएबल गुणों के विनिर्देशन की अनुमति देता है। यह डेटा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां चर को उनकी प्रकृति और विश्लेषण में भूमिका के अनुसार परिभाषित और कॉन्फ़िगर किया जाता है। वेरिएबल व्यू। वेरिएबल नामकरण परंपराओं और माप पैमानों में स्थिरता और स्पष्टता सुनिश्चित करता है, जो बाद के विश्लेषणों के लिए आधार तैयार करता है। बक्सों का इस्तेमाल करें। पठनीयता और व्याख्या को बढ़ाने के लिए परिवर्तनीय नामों और लेबलों को परिभाषित करना। सटीक सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए माप स्तर, नाममात्र, क्रमवाचक, अंतराल, अनुपात निर्दिष्ट करना। आउटपुट की सार्थक व्याख्या के लिए श्रेणीगत चरों को मूल्य लेबल निर्दिष्ट करना। आउटपुट दृश्य। आउटपुट व्यू तालिकाओं, चार्ट और सिंटैक्स लॉग सहित सांख्यिकीय विश्लेषणों के परिणामों को प्रदर्शित करता है। यह विश्लेषणात्मक परिणामों का एक संरचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे निष्कर्षों की व्याख्या और संचार करना आसान हो जाता है। आउटपुट व्यू विश्लेषण परिणामों के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न विश्लेषणों में तुलना की अनुमति देता है और प्रक्रियाओं की प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा यह आउटपुट स्वरूपों के अनुकूलन और आगे की प्रस्तुति या दस्तावेजीकरण के लिए परिणामों के निर्यात को सक्षम बनाता है। बक्सों का इस्तेमाल करें। डेटा वितरण को समझने के लिए वर्णनात्मक आंकड़ों, आवृत्तियों और क्रॉस-टैब्यूलेशन की समीक्षा करना। परिकल्पना परीक्षण के लिए टी परीक्षण, एनोवा, प्रतिगमन विश्लेषण जैसे अनुमानित आंकड़ों की जांच करना। अनुसंधान रिपोर्टों या प्रस्तुतियों में शामिल करने के लिए आउटपुट तालिकाएं और चार्ट निर्यात करना। सिंटैक्स दृश्य। सिंटैक्स व्यू एसपीएसएस में विश्लेषण निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमांड और सिंटैक्स का एक पाठ्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह डेटा विश्लेषण के लिए एक पारदर्शी और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि ग्राफिकल इंटरफेस में किए गए सभी कार्यों को सिंटैक्स कमांड में अनुवादित किया जाता है। उन्नत उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए सिंटैक्स व्यू विश्लेषण करने में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है, जिससे दोहराए जाने वाले कार्यों के स्वचालन और विश्लेषण प्रक्रियाओं के अनुकूलन की अनुमति मिलती है। बक्सों का इस्तेमाल करें। सिंटैक्स में स्क्रिप्टिंग कमांड द्वारा दोहराए जाने वाले डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को स्वचालित करना। विभिन्न डेटासेट या परिदृश्यों में जटिल विश्लेषणों को दोहराना। सिंटैक्स फॉर्म में विश्लेषण प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करके प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और पारदर्शिता को बढ़ाना। चार्ट संपादक। चार्ट संपादक एसपीएसएस में उत्पन्न डेटा के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को अनुकूलित और परिष्कृत करने के लिए एक गतिशील वातावरण प्रदान करता है।
यह विशिष्ट विजुअलाइजेशन आवश्यकताओं के अनुरूप चार्ट तत्वों, शैलियों और स्वरूपण को संशोधित करने के लिए ढेर सारे विकल्प प्रदान करता है। चार्ट संपादक शोधकर्ताओं को दिखने में आकर्षक और जानकारीपूर्ण चार्ट बनाने का अधिकार देता है, जो डेटा से प्रमुख अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। यह प्रस्तुति या प्रकाशन के लिए आउटपुट की व्याख्यात्मकता और सौंदर्य अपील को बढ़ाने में विशेष रूप से उपयोगी है। बक्सों का इस्तेमाल करें। स्पष्टता और प्रासंगिकता के लिए चार्ट शीर्षक, अक्ष, लेबल और किंवदंतियों को अनुकूलित करना। प्रकाशन मानकों के साथ संरेखित करने के लिए रंग, फॉन्ट और लाइन शैलियों जैसे चार्ट सौंदर्यशास्त्र को समायोजित करना। विशिष्ट निष्कर्षों या रुझानों को उजागर करने के लिए एनोटेशन या अतिरिक्त तत्वों को शामिल करना। समग्र डेटा दृश्य। समग्र डेटा दृश्य निर्दिष्ट समूहीकरण चर के आधार पर मामलों को संक्षिप्त करके और प्रत्येक समूह के भीतर संख्यात्मक चर के लिए समग्र कार्यों जैसे योग, माध्य, गिनती को लागू करके एकत्रित डेटासेट के निर्माण की अनुमति देता है। यह विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर डेटा के सारांश की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आगे की जांच या तुलना के लिए सारांश आंकड़े या एकत्रित उपाय तैयार करने में मदद मिलती है। समग्र डेटा दृश्य बाद के विश्लेषणों के लिए समग्र रिपोर्ट या डेटासेट तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। बक्सों का इस्तेमाल करें। समूह स्तरीय सारांश आंकड़ों की गणना करना, उदाहरण के लिए आयु समूह के अनुसार औसत आय, क्षेत्र के अनुसार कुल बिक्री। तुलनात्मक विश्लेषण या रिपोर्टिंग के लिए एकत्रित डेटासेट तैयार करना। विश्लेषण के उच्च स्तर पर व्यक्तिगत स्तर के डेटा को एकत्रित करके पदानुक्रमित या बहुस्तरीय मॉडलिंग के लिए डेटा तैयार करना। निष्कर्ष में SPSS डेटा एडिटर में विभिन्न विचारों का उपयोग डेटा विश्लेषण प्रक्रिया की विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर निर्भर है। प्रत्येक दृश्य एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है, जिसमें डेटा प्रविष्टि और हेरफेर से लेकर विश्लेषण और विजुअलाइजेशन तक शामिल है, जिससे डेटा विश्लेषण के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण में योगदान होता है। प्रत्येक दृश्य द्वारा दी गई कार्यक्षमताओं का उपयोग करके शोधकर्ता सटीकता, दक्षता और कठोरता के साथ डेटा विश्लेषण वर्कफ्लो के विभिन्न चरणों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस अनुभाग में आपने सीखा कि डेटा को डेटा ढेर में डालने और फिर उसका विश्लेषण करने के लिए SPSS प्रोग्राम का उपयोग कैसे करें। आपने एक्सेल जैसे अन्य प्रोग्रामों का उपयोग करके एक डेटा फाइल बनाई होगी और उन्हें SPSS फाइलों में बदलना आसान है। यह खंड SPSS का बुनियादी परिचय देता है। इसके साथ आप विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन जैसे सरल विश्लेषण से लेकर अधिक जटिल विश्लेषण तक। आप क्या उपयोग करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक शोधकर्ता के रूप में आपको क्या चाहिए। हालांकि हमने केवल सरल आदेशों और उपकरणों को ही कवर किया है जो आमतौर पर सामाजिक अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। SPSS की सभी विशेषताओं की खोज करना कुछ ऐसा है जो आप स्वयं कर सकते हैं।